नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर की क्लास में। इन करंट अफेयर की क्लास के माध्यम से हम प्री और मेंस दोनों का कंटेंट कवर करने का प्रयास करेंगे। कुछ करंट की न्यूज़ आज की रहेंगी और कुछ पुरानी रहेंगी ताकि दोनों को कवर कर पाएँ। आज शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ से, जो उज्जैन में सबमिट हो रही है, इंडस्ट्रियल सबमिट, उस पर ये न्यूज़ है और उस पे ये न्यूज़ है। तो रीजनल सबमिट को अगर हम पूरा कवर करें तो इस बार उज्जैन में है, जैसे हर बार इंदौर वगैरह में होती है, तो उज्जैन में इस बार हो रही है 2024 में। उज्जैन में क्यों? तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको बोला गया है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, है ना, या रीजनल इन्वेस्टर सबमिट। ठीक है, तो रीजनल मतलब अब छोटे छोटे क्षेत्रों में ये सबमिट करा के और उन क्षेत्रों का महत्व, उनमें पर्यटन, उनमें निवेश के अवसर, उनकी कनेक्टिविटी पर महत्व दिया जा रहा है। ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर का। ठीक है, ग्रोथ सेंटर का जैसे कैसे, भिलाई, इंडियन गवर्नमेंट ने भिलाई को इस्टेब्लिश किया एज ए ग्रोथ पोल ताकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ सके और इसके आसपास छोटे सेंटर डेवलप हो सकें। तो ये एक इंटेंशनली एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाता है ताकि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़े, निवेश बढ़े, लोगों की आवाजाही बढ़े और उससे आसपास के क्षेत्र में विकास हो। ठीक है, तो उज्जैन में ये किया जा रहा है, कई कारण है उसका। महाकाल लोक है, ठीक है, उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उज्जैन का ओवरऑल इंडिया के मैप पे उभरा है, तो उसे ग्लोबल मैप पे भी उभारना है, उस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ये तो रही उज्जैन के बारे में। दूसरा, क्या इस बार अलग कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में? तो पिछला जो कॉन्क्लेव हुआ था उसका अनुभव ये रहा कि उसमें लगभग 15 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 15 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, लेकिन उनकी कन्वर्जन रेट बहुत कम थी। उसमें से धरातल पर बहुत कम प्रोजेक्ट उतर पाए। तो इसको देखते हुए इस बार ये 2 चरणों में क्लियर दे रखा है। आज ही न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो इसमें 2 चरण हैं। पहला MOU साइन करना और दूसरा कि उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उसको आगे बढ़ाना, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उसको आगे बढ़ाना। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 1-to-1 उन डेलीगेट से डिस्कस कर रहे हैं, उनको खूब महत्व दिया जा रहा है। उनको मतलब जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फील है वो दी जा रही है ताकि तुरंत वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हों और जो क्लेम किए जाते हैं, जैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, अवसंरचना बढ़ेंगी, वो धरातल पर आ सके। तो ये अब तक इस उज्जैन सबमिट के बारे में था। 15,000 करोड़ का जो निवेश है वो गेल एक बहुत बड़ी कंपनी उभर कर आई है जो निवेश की दृष्टि से जो लगभग 50,000 करोड़ का निवेश कर रही है। और टोटल ही कल या परसों के न्यूज़पेपर में था कि लगभग 74,000 करोड़ की बात चल रही है निवेश की। तो उसमें से गेल तो एक बड़े निवेशक के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, और ये जैसे एक कंपनी इस तरह का निवेश करेगी तो उससे माहौल बनता है ओवरऑल, और भी कंपनियां निवेश के लिए आती हैं। तो ये तो एक न्यूज़ है हमारी उज्जैन सबमिट के बारे में। इसमें एग्ज़ाम के लिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एक तो ये रीजनल है, ठीक है, एक तो ये रीजनल सबमिट है। पहला तो है कि रीजनल है, तो इससे विकास सिर्फ इन मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जाएगा। दूसरा, सरकार की इस बार मंशा कि सिर्फ MOU
या सिर्फ आंकड़े दिखाने तक सीमित नहीं है, उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करना है, धरातल पर उतारना है, ताकि जो दावे किए जाते हैं रोजगार के, निवेश के, वो दावे कारगर साबित हों। ये है, ठीक है। तीसरा कि इससे ऐसे हब को चुना जा रहा है जो एक तरह से उभर रहा है, जैसे महाकाल लोक, तो विगत कुछ महीनों में ये एक मध्य प्रदेश के नक्शे पर बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ये सब उभर कर आ रहा है, तो उसे और एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि जो अन्य प्रस्तावित 2 लोक हैं, अहिल्या लोक और अद्वैत लोक, उनमें भी ऐसी गतिविधियां हो सके और एक कॉरिडोर बन सके, ठीक है, एक निवेश का कॉरिडोर बन सके। तो ओवरऑल एग्जाम की दृष्टि से इसमें हम ये देख सकते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली एक सामान्य सी न्यूज़ थी कि ये बिल गेट्स ने IIT दिल्ली का विजिट किया था। इस न्यूज़ को हम लोगों ने इसलिए कवर किया है कि जैसे यहाँ भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, SGSITS है, ठीक है, IIT इंदौर है, IIM तो है ही, ठीक। तो ये जो मतलब मेनली इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं मध्य प्रदेश में, इनमें इस तरह के व्यक्तित्व को सरकार के द्वारा प्रयास करके या प्रशासन के द्वारा प्रयास करके इस तरह की विजिट्स ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। इससे इन इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपोजर बढ़ता है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट चर्चा में आते हैं और उनमें गतिविधि बढ़ती है, ठीक है। तीसरी बात, जो ऐसी हस्तियां आती हैं वो इन इंस्टीट्यूट्स में नए प्रोजेक्ट, नए इन्वेस्टमेंट और इन सब की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जैसे बिल गेट्स ने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि भाई आप IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे ही जब वो यहाँ के टैलेंट पूल से मिलेंगे, यहाँ के बच्चों से मिलेंगे, यहाँ जो पढ़ रहे हैं इंजीनियर्स, उनसे मिलेंगे, तो ये लोग जो टैलेंट, ये जो वहाँ संभावना देखेंगे, जो अवसर देखेंगे, उसके आधार पर नए प्रोजेक्ट्स, नए इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे स्टार्टअप में मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, तो उस सब तरह की संभावनाएं बनती हैं इसमें। हम कैसे हमारी एग्ज़ाम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इसी तरह का ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, कौशल विकास, निवेश, ठीक है, इन सब तरह के टॉपिक में स्टार्टअप, खूब स्टार्टअप की चर्चा है और स्टार्टअप नए सिलेबस में भी अच्छे से है। तो इन सब में सुझाव के तौर पर इस तरह की चीज़ें हम सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे IITs वगैरह में देखोगे आप, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, टेक फेस्ट वगैरह, जो वर्ष में एक बार और बड़ा इवेंट होता है जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, अच्छी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आती हैं, तो एक माहौल बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें नए विचार, इनोवेशंस, नए स्टार्टअप पनप सकते हैं। तो ये सलाह हम यहाँ पर दे सकते हैं, हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये भी एक न्यूज़ थी, हालांकि ओवरऑल थोड़ी सी मतलब PSC के पर्पस से तो न्यूज़ नहीं थी, पर PSC में हम इसको ठीक से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगभग हर साल सवाल आते हैं। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, NBDASA, देखो NBDASA, ठीक है। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये नाम लिख ही लेना है हमारे शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चंस करते हैं, है ना, जब प्रश्न आते हैं और खूब आने की संभावना है, जब टेस्ट वगैरह में आते हैं, तो इसका नियमन एक कॉमन टॉपिक है कि भाई इसको रेगुलेट किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, नियमित किया जाए। वो एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। मैं क्यों बता दूं ऐसा फेमस है? देखो,
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अभी कुछ दिनों पहले 10 से 15 दिन पहले कोर्ट CJI नहीं, यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी स्टेटमेंट आए थे और किसी और न्यायाधीश के भी स्टेटमेंट आए थे कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता जजों के खिलाफ या जजों के पक्ष विपक्ष में जो टिप्पणियां की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक फ्री मीडियम है, वहाँ पर रेगुलेट भी नहीं किया जा सकता, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और जो लोग हैं वो अभी वहाँ पर उतना समझते भी नहीं है। तो इस तरह का, तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया, उसका उपयोग, उसका प्रभाव, उसका महत्व, उसका नियमन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो एक तो अपन को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये लिखना ही लिखना है। क्या किया है इन्होंने? कोई भी जो नफरती शो है, मतलब हेट स्पीच है या रिलीजियस कमेंट है या इस तरह का है, उन पर जो कुछ 3 टीवी चैनल है उन पर कार्रवाई या कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब ठीक है, कौन टीवी चैनल है वो सब, वो कोई लेना देना नहीं है, बस ये है हमारे पर्पस से न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। और हम एग्जाम्पल के रूप में ऐसा लिख भी सकते हैं कि हाल ही में न्यूज़ चैनल्स को इसके लिए हिदायत दी गई थी या पेनल्टी लगाया गया था। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। लव जिहाद है ना, फिर नफरती शो, हेट स्पीच, तो ये सब हॉट टॉपिक हैं MPPSC मेंस के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ को इस तरह से हम काम में ले सकते हैं सोशल मीडिया के नियमन नियंत्रण में, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे ये भी एक न्यूज़ थी, स्पेशल DG रिफॉर्म ने अनुशंसा की। क्या की? कुक नाई धोबी का काम नहीं करेंगे ट्रेड कैडर जवान। देखो कैसे, एक तो जैसे अभी सैम बहादुर जो मूवी आई थी उसमें भी इस तरह का सीन था और वो काफ़ी वायरल भी हो रहा था रील्स वगैरह में। तो कि जवानों को, जो जवानों के काम हैं वही वो करें, अन्य काम ना करें। तो एक तो परिप्रेक्ष्य ये है। दूसरा, अपने एग्ज़ाम के संदर्भ में क्या है? एग्ज़ाम के संदर्भ में ये है कि जैसे ही कई ऐसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल कैसे आते हैं, जैसे सेना में तनाव, ठीक है, सेना में कार्य जो संस्कृति है वो है ना, वर्किंग कल्चर, कार्य संस्कृति। और जैसे ही कोई इस तरह की घटना आती है, जैसे किसी ने, मतलब किसी सैनिक ने फायर किया है ना दोस्तों पे या खुद पे फायर किया, इस तरह की घटनाएं फ्रिक्वेंटली, पहले, अभी तो नहीं कुछ दिनों से, लेकिन पहले आती रहती है। तो इस तरह के सवाल उठते हैं और उसमें इसी तरह के सजेशंस आते हैं कि उनका ओवरऑल वातावरण सुधार किया जाए, जो ओवरऑल वर्किंग कल्चर है वो उनको ठीक मिले। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उनसे सेना के अलावा अन्य काम करवाए जाते थे जिनमें वह कंफर्टेबल नहीं रहते थे, थोड़ी हीनता फील होती थी, कॉन्फिडेंस थोड़ी लैक होता था, निराशा आती थी। तो उस संदर्भ में ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। हम समरी में हमको क्या लेना है कि जो सेना में तनाव है, जो सेना में सुसाइड्स हैं, जो सेना में कार्य संस्कृति है, उसके सुधार हेतु ये जो सैनिकों से जो अन्य काम करवाए जाते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। इतना इसका संदर्भ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक इधर नहीं है, और देखते हैं। जैसे ये एक आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि अब मध्य प्रदेश तेंदुओं की संख्या में भी टॉप पर है। बाघ के बाद, टाइगर के बाद, टाइगर की संख्या के बाद अब तेंदुओं की संख्या में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एक आंकड़ा ये भी है कि 2018 में, 5 साल पहले, पूरे के वक्त लगभग डबल संख्या यहाँ पर हुई है। मतलब 2018 से और अब जो नई जनगणना आई है
उसमें लगभग 50%, ये बोल रहे हैं 47 के आसपास, लगभग 50% के आसपास 5 सालों में जनसंख्या बढ़ी है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। फिर तो एक तो ये न्यूज़ है कि जनसंख्या पर टॉप में है बाघ में और तेंदुओं की संख्या में, ठीक। ये खुद में एक आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। अकेले मध्य प्रदेश में ये संख्या है कि इतने बड़े हैं, है ना, ये संख्या है। दूसरी बात, प्रीलिम्स में तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये भी खुद में एक न्यूज़ है, ठीक है, कि टोटल मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है, तो वो भी यहाँ पर एक पूछा जा सकता है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर टॉप पे है संख्या में, नागार्जुन सागर टॉप पे है। उसके बाद पन्ना और सतपुड़ा सेकंड और थर्ड पे है। तो ये सीधा प्री का एक फैक्ट हो सकता है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में, किस नेशनल पार्क में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम में नागार्जुन सागर में सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश के पन्ना सेकंड पे है और सतपुड़ा थर्ड पे है। तेंदुए में किस तरह की क्या नेचर रहता है, किस तरह का क्या प्रवृत्ति रहती है, वो यहाँ पर एक दिया गया है कि आवास क्षेत्र को नुकसान होता जा रहा है, अवैध शिकार बढ़ रहा है और संघर्ष बढ़ रहा है। एक जो मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसा क्या आप मानते हैं, ऐसा क्या कारण आप मानते हैं जिससे ये संख्या बढ़ी है। ये इम्पॉर्टेंट 7 मार्कर के रूप में हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा क्या यहाँ पर वातावरण है, क्या परिदृश्य है जिससे ये संख्या बढ़ी है। तो पहला अनुकूल आवास है, ठीक है, अनुकूल आवास है, भोजन की प्रचुरता है। अनुकूल आवास में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, फिर अनइवन लैंड फॉर्म्स हैं, घाटियाँ हैं, पर्वत है, पहाड़ी हैं, ठीक है, तो उससे भी एक अनुकूल वातावरण मिलता है। भोजन की प्रचुरता है, इतने सारे नेशनल पार्क हैं और सबसे बड़ी बात है ये नेशनल पार्क परस्पर कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उससे इनको प्रचुर भोजन भी मिलता है और प्रचुर आवास भी मिलता है, प्रचुर भोजन और प्रचुर आवास भी मिलता है। संरक्षण के प्रयास हैं, जैसे यहाँ चीता को रिलोकेट किया गया तो उससे पूरी मशीनरी सक्रिय तो थी, और विशेष प्रयास किया गया तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और उन सबको भी श्रेय जाता है कि उन्होंने ठीक काम किया। कम शिकार पर सख्ती से कानून लागू किए, शिकार पोचिंग को रोका गया, अवैध शिकार को, और मानव तेंदुआ संघर्ष भी कम हुआ, या ये चांस यहाँ कम है अन्य क्षेत्र की तुलना में, तो वो भी एक इसमें लाभ मिला है। तो आज के सेशन में हम इतना ही इसमें करेंगे। ये रेगुलर क्लास बनती रहेगी ताकि हम लगभग पूरा 1 डेढ़ 2 साल का करंट कवर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।